स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 8 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़, हम चलेंगे श्रीनगर, जहाँ पे है आसिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। ये लोकेटेड है जबरवान हिल्स में। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। आसिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पे है, किस हिल्स में लोकेटेड है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ पे। हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर किसी ने किसी को चेक दिया है और वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उन पे लग सकता है सिविल चार्जेस। पर यूपी की पुलिस क्या कर रही है, चेक बाउंस केस में क्रिमिनल ऑफेंस उन पे लगा दे रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, चेक बाउंस केस में सिविल सूट लगता है, ना कि क्रिमिनल चार्जेस। यहाँ से हमारा एक अगला कीवर्ड कवर होता है, वो है चार्ज शीट। चार्ज शीट एंड FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इशू हो जाता है या कोई क्राइम हो जाता है तब FIR को दायर करने के लिए हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, और जो ड्यूटी इन चार्ज ऑफिसर होते हैं वो FIR को लिख लेते हैं। और जो चार्जशीट होती है वो आपको दायर करनी होती है कोर्ट में, और जिस ऑफिसर ने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया है वो चार्जशीट को दायर करते हैं कोर्ट में। अगर एक बार FIR आपने किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी और आपको बाद में लगा है शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, आप FIR को वापस ले सकते हो। पर अगर एक बार कोर्ट में चार्जशीट दायर हो गई, आप उसको वापस नहीं ले सकते। हो सके यहाँ से प्रीलिम की लाइन बने FIR, चार्जशीट एंड चेक बाउंस केस। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। हम अभी है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे। जो हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है हमने काफ़ी सिंप्लीफाई की है। उसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 2024 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। उसके पहले 1934 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने एक एक्ट बनाया था, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, जो गवर्न करता था एविएशन को इन इंडिया में। पर उस एक्ट का मेन पर्पस था इंश्योर करना ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एयर स्पेस पे। उसी एक्ट को हमने रिफॉर्म किया 2024 में। तो जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं एविएशन के या अदर भी, वो मोस्टली जाती है सिंगापुर, लंदन, पेरिस। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बिजनेस चल रहा है और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ के डोमेस्टिक कोर्ट में जाने से बेटर वो लेके जाते हैं उसको कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर में, जो हो सके सिंगापुर हो, लंदन हो या पेरिस हो। हम देखते हैं जो हमारा अधिनियम है 2024 का, ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री को एक नई आशा दिखाता है। ये स्ट्रीमलाइन करता है लाइसेंस प्रोसीजर। साथ ही जो इनएफिशिएंसी आती है हमारी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसको टैकल करता है। इनका एम है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना एविएशन इंडस्ट्री में। इसका बेनिफिट पैसेंजर को भी हो सकता है। पैसेंजर की राइट्स है एंड जो कंपनसेशन है ये बढ़ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में जो फ्लाइट है एक तो डिले होती है या फिर कैंसिल होती है। आज इंडिया में जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन चल रहा है, मतलब किसी बिजनेस डिस्प्यूट में जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है, मतलब बीच की मिडल मैन जो उस मैटर को सॉल्व करे, हम गवर्न करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 से। अब इस एक्ट को पूरे हो गए 30 ईयर, तो हो सके इस पे एक तो प्रीलिम में क्वेश्चन बने या मेंस में क्वेश्चन बने। पर हमारा जो 96 का एक्ट है ये एड्रेस नहीं करता एविएशन डिस्प्यूट को। हमें इसके लिए चाहिए स्पेशलाइज इश्यूज, जैसे इसमें आता है टेक्निकल मैटर और कुछ ट्रीटी इसमें आती है। भारत की जो कोर्ट्स है या फिर जो आर्बिट्रेशन सेंटर है
इनके पास एक्सपर्ट नहीं उतने जो सिविल एविएशन को सॉल्व कर पाए। तो जो इंडिया का जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर या फिर मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, हमने इसको एक इस्टेब्लिश किया है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन ग्लोबल लेवल पे उन्होंने इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है। हम देखते हैं जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, ये दुनिया के जो कॉर्पोरेट आर्बिट्रेशन के केसेस चलते हैं उसमें 90% केसेस यहाँ जाते हैं, उसमें इंडिया के केसेस भी जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा बिल्ड करना चाहिए, जो हमें चाहिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन हाई स्टेक आर्बिट्रेशन में। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो पूरी तरह से इंडिया में डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर इंडिया में आर्बिट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो ये फेल दिखाता है हमारे पॉलिसी को, और हमारे जो ग्लोबल पोजीशन है ये उसको अफेक्ट करता है। एवरी आर्बिट्रेशन का केस इंडिया को नुकसान हो सकता है, रेवेन्यू का, हमारे लॉ फर्म्स को या फिर लीगल इंस्टीट्यूशन को। एक सिग्नल जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया में जो सिचुएशन है एविएशन कंपनी के लिए ये ठीक नहीं है, और कॉन्फिडेंस बन जाता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है इंडियन सेक्टर में, क्योंकि जो हाई स्टेक डिस्प्यूट होते हैं सिविल एविएशन के, इंडिया उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए एक रोबस्ट एविएशन आर्बिट्रेशन सिस्टम जो अट्रैक्ट करेगा मोर एविएशन बिजनेस को इंडिया में, वो लेके आएगा इन्वेस्टमेंट, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक बड़ा स्पेस बन जाएगा इंडिया का ग्लोबल एविएशन सेक्टर में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके मेंस का क्वेश्चन बने, एविएशन आर्बिट्रेशन केसेस। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने कहीं ना कहीं कवर किए। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, यहाँ से बस प्रीलिम के 2 पॉइंट हम कवर करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी एक रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। यहाँ से प्रीक्लिम बन सकती है ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और सेकंड रिपोर्ट आती है QS की, जिसका नाम है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, हो सके। अब आते हैं हमारे इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था 2018 के प्रीलिम में। विच अमॉन्ग फॉलोइंग इवेंट्स हैपन अर्लीएस्ट। ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश आर्य समाज। आर्य समाज बना था 1875 में, अभी इसको पूरे हुए 150 ईयर। तो हो सके आर्य समाज पे क्वेश्चन बन जाए, जो स्वामी दयानंद ने बनाया था बॉम्बे में। गो बैक टू वेदास। ऑप्शन बी आता है दीनबंधु मित्र, उन्होंने लिखा है नील दर्पण को। 1858-59 के आसपास जो नील रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह, ये उस पर लिखा है, जिसको लिखा था बंगाली में दीनबंधु मित्र ने 1858 में। ऑप्शन सी आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रोट आनंद मठ। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर लिखा है आनंद मठ, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों पर्सन एक ही है। ये लिखा था 1882 में। लास्ट डी ऑप्शन आता है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बिकम फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये बात बिल्कुल सही है। ये पास हुए थे 1864 में। हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है, हो सके यहाँ से एक अगला क्वेश्चन बन जाए। 2003 की प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था मॉडर्न हिस्ट्री का, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट ए, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was composed by Bankim Chandra Chatterjee originally in Bengali. वंदे मातरम
मलयद शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। ये तो संस्कृत वर्ड लग रहे मुझे, तो बंगाली कहाँ से आ गए? इसको थोड़ा हटा देते या साइड में रखते। ऑप्शन बी आता है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन शका एरा, जिसमें फर्स्ट आता है चैत्रा ऑन 22 मार्च को नॉर्मली में, एंड जब लीप ईयर होता है तब आता है 21 मार्च, एक लीप ईयर में। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इस पे तो 2014 के प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया था। सी ऑप्शन आता है डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। हमारा जो फ्लैग है, हमने हमारा झंडा आज़ादी के पहले उसको अडॉप्ट किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये पॉइंट हमारा कवर होता है लक्ष्मीकांत से। ऑप्शन डी आता है सॉन्ग जन गण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली। बात बिल्कुल सही है। बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950 एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो चारों पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिख रहे हैं, ये हमारे एक चैप्टर है इंडिया ईयर बुक का, उसमें कवर होता है, सेकंड चैप्टर में। यह है इंडिया ईयर बुक। हर साल कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन, मतलब 25 to 30 नंबर आपके मार्क्स इस बुक से कवर होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम में हम देखेंगे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज किया है संस्कृत में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। उसको इक्वल स्टेटस है जन गण मन का। फर्स्ट पॉलिटिकल इवेंट थी जिसको संग किया था 1896 के कांग्रेस सेशन में। वंदे मातरम सुजलाम सुपलाम मलयद शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, ये तो संस्कृत वर्ड है। और प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? वो क्या है? श्री अरबिंदो ने। अब आते हैं हमारे डेली क्यूज पे। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर कल देखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी दोनों एक ही पर्सन है। बंगाली पुनर्जागरण। क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सी लिटरेरी मैगजीन थी जिसको एडिट किया था चट्टोपाध्याय जी ने और बाद में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने? क्वेश्चन सेकंड, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया was first published as part of a novel. Name the novel by Chattopadhyay. And third question आता है, this Vaishnava religious movement of 14th and 15th century Bengal inspire Chattopadhyay deeply. Name it. ये तीनों आंसर हम कल देखेंगे। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे, मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन। हो सके यहाँ से एक मेंस का क्वेश्चन बने GS 3 में मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन का, पर अभी इसको आएंगे कम से कम 2-3 मंथ लगेंगे इस डॉक्ट्रिन को फाइनल होने में। अभी इस पे काम चल रहा है। हमारी जो आर्मी है एंड जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है जो स्पेस को डिफेंस करने का काम करती है, ये इस पे काम कर रही है मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन पे। डिफेंस सेक्टर के लिए हम 52 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट के होंगे पब्लिक सैटेलाइट, कुछ प्राइवेट कंपनी वहाँ पे सैटेलाइट बिल्ड करेंगे, जिसमें हम काम करेंगे इंटेलिजेंस का, सर्वाइलेंस का एंड रिकॉन्सेंस पर्पज़ का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर साथ ही इसरो मिलके काम करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।